औरंगाबाद शहर में कोरोना वबा के तेजी से फैलाव और जिला इंतजामिया और सरकारी हुकाम का मरीजों के साथ नारवा सलूक का एक वीडियो मंजरे आम पर आया है। इस वीडियो ने सरकारी इंतजामिया की कलई खोल कर रख दी है। वीडियो एक मरीजा ने खुद बनाया है। सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर वायरल करने वाली इस खातून का औरंगाबाद के चकल थाना इलाके से ताल्लुक है। इस खातून ने तकरीबन 3 मिनट 45 सेकंड के वीडियो में अपनी पूरी रुदाद बयान की है। इस मुतासरा खातून का दावा है कि कोरोना का टेस्ट पॉजिटिव आने की सूरत में से मेल्ट्रॉन अस्पताल रवाना किया गया, जहां वो 5 से 6 घंटे तक दाखिले के लिए कोशिश करती रही, लेकिन उसे अस्पताल में दाखिला नहीं दिया गया। सरांच्या रिक्वेस्ट म्हणून त्यांनी मला ॲडमिशन दिलं आणि ॲडमिट करून घेतलं तर मी वरती आले। वरती आल्याच्या नंतर तुम्हीच बघा, तुमच्या स्वतःच्या डोळ्यांनी बघा हे कसं खाली आहे। सगळे कॉट खाली आहे। हे भ्रष्ट डॉक्टर आणि भ्रष्ट सरकार पेशंटला 2-2, 3-3 तास बाहेर बसवतं। हे करायचं, रजिस्ट्रेशन करायचं, ते करायचं, असं करून पेशंट कंटाळून निघून जातात आणि कोरोनाचा संसर्ग वाढतोय त्याच्याचमुळे, याच लोकांमुळे। आणि हे गेल्याच्या नंतर हे लोक स्वतःची जीवाची काळजी घेत नाहीत पेशंट लोक, कारण की त्यांना जागाच नाही असं म्हटल्यावर ते तरी काय करणार आहे। सरकारी कोविड सेंटर पे हम भेंट देने के लिए आए थे, तो यहाँ हमारे को कुछ बुजुर्ग लोग, कुछ सामान्य लोग मिले, तो हमने उनसे पूछताछ करने के बाद कुछ लोगों के पास मेडिसिन लाने के लिए पैसे नहीं है और उनका इलाज चालू इलाज बंद है। ये मेडिसिन की दी ना चिट्ठी है। क्यों यहाँ नहीं है अंदर? यहाँ पे अंदर नहीं है, बोले हमें टाइम लगेगा आने के लिए। कौन बोला है? जो साहब आए थे अभी बड़े। हाँ क्या? तो कितने दिन से नहीं है यहाँ पे मेडिसिन? अब ये तो पता नहीं, हमारे पेशेंट को आज 6 दिन हो गए। तो 6 दिन से कम 12,000 का बिल मेडिसिन ला के दी हुआ, अभी पता नहीं कितने का आएगा। ठीक है, तो फिर कौन है आपके अंदर? हस्बैंड है। मैं उनको बोल दिया कि अगर आप एडमिट नहीं कर रहे तो माननीय जिलाधिकारी नहीं तो माननीय मनपा आयुक्त से मैं बात करूंगा, आपकी तकरार करूंगा। तो उसके बाद इन पेशेंट को एडमिट किया और एडमिट करने के बाद राधा इंगड़े नाम के पेशेंट ने जब वीडियो लिया तब आधा हॉस्पिटल खाली था, बहुत सारे बेड्स खाली थे। इसका मतलब ऐसा है कि प्रशासन रुग्णों के बारे में गंभीर नहीं है। तेलंगाना में 24 मार्च से तालीमी इदारे बंद रहेंगे। तेलंगाना की वज़ीर तालीम सबीता इंद्रा रेड्डी ने असेंबली में ऐलान किया। कोरोना केसों में इजाफे के मद्देनजर यह फैसला लिया गया है, ताहम ऑनलाइन क्लासेस जारी रहेंगे। वहीं मेडिकल कॉलेजेस में तालीम जारी रहेगी। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन मगरिबी बंगाल के असेंबली इंतखाबात में हिस्सा लेने जा रही है। इमाम सदर असदुद्दीन अवैसी ने इस बात की जानकारी दी। न्यूज़ 18 को मिली जानकारी के मुताबिक एमआईएम 5 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। वज़ीर अवैसी 27 मार्च को सागरडीघी में अवामी रैली से खिताब करेंगे। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन दिल्ली के सदर कलीमुल हफीज ने रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज जलील से साउथ एवेन्यू में उनके ऑफिस पर मुलाकात की। कलीमुल हफीज की दिल्ली की सदारत संभालने के बाद पहली मुलाकात थी। मुलाकात में दिल्ली प्रदेश कमेटी की तश्कील पर गौर किया गया। बलीगुज़्ज़मा नौमानी को मजलिस का जनरल सेक्रेटरी बनाया गया है। इम्तियाज जलील के साथ चली कई घंटे से ज़्यादा मुलाकात में दिल्ली की कमेटी की तश्कील, आने वाले कारपोरेशन के इलेक्शन और दिल्ली में मजलिस की तोसी और इस्तेहकाम पर तफसील से गुफ्तगू हुई। मगरबी बंगाल के गोसाबा में वज़ीर दाखिला अमित शाह ने इंतखाबी रैली से खिताब किया। उन्होंने बीजेपी के लिए असेंबली इंतखाबात में वोट देने की आवाम से अपील की। अमित शाह ने ममता बनर्जी को भी सख्त तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ने वादे किए मगर पूरे नहीं किए। वहीं अमित शाह ने कहा कि बीजेपी की हुकूमत आएगी तो वो सुंदरबन को जिला बनाएंगे। और दीदी ने गत चुनाव में अपने घोषणा पत्र में 282 वादे किए थे, उसमें से 82 भी पूरे नहीं कर दी। अरे दीदी हिसाब लेकर आओ गोसाबा।
15, 17 और 19 में दीदी ने कहा था कि इसको सुंदरवन को हम जिला बनाएंगे। बना है क्या जिला? बना है क्या? मैं आपको कहता हूं भाजपा का मुख्यमंत्री ला दीजिए, एक ही साल में सुंदरवन को हम जिला बनाने का काम कर देंगे। दिल्ली में शराब पीने वालों की उम्र कम करने पर तनाजा खड़ा हो गया है। 25 साल के बजाय अब 21 साल की उम्र के लोग दुकानों से शराब खरीद सकेंगे। दिल्ली में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर कलीमुल हफीज ने दिल्ली सरकार के फैसले पर हैरत का इजहार किया। हमारे नुमाइंदे ने एमआईएम सदर से बात की। में शराब की उम्र कम करने को लेकर विवाद हो रहा है, क्योंकि दिल्ली सरकार ने फैसला किया है कि अब 25 साल की जगह 21 साल की उम्र के लोग दुकानों से शराब ले सकेंगे। हमारे साथ हैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन दिल्ली के सदर कलीमुल हफीज साहब। कलीम साहब, सरकार ने यह फैसला लिया, कई लोग आलोचना कर रहे हैं, आपको क्या लगता है? नहीं, मुझे तो ये एक आम जनता के साथ विश्वासघात लगता है कि वो सरकार जो आवाम के लिए, गरीब के लिए आई थी और जिन वादों के साथ आई थी उसके बिल्कुल उलट फैसला है। आप जानते हैं कि शराब जब गरीब आदमी पीता है तो वो जाके अपने घर पे जुल्म करता है, तो ये सरासर दिल्ली की महिलाओं के साथ विश्वासघात है। जैसा आप जानते हैं बिहार जैसे गरीब राज्य शराबबंदी कर सकता है, तो दिल्ली जैसा राज्य क्यों नहीं? बजाय शराबबंदी के इन्होंने और नौजवानों को और इनवाइट किया है कि आइए और जल्दी शराब पीना शुरू कीजिए। ये तो बड़ा कमाल है। सरकार ये कह रही है कि हमने कोई अलग से फैसला नहीं लिया है। उत्तर प्रदेश और योगी सरकार में 25 साल की उम्र है, माफ कीजिएगा 21 साल की उम्र है, तो हमने उसको 21 साल कर दिया है। तो क्या योगी राज को कॉपी करेंगे वो? यानी शराब की उम्र में उनको कॉपी कर रहे हैं, तो क्या और गलत फैसलों में भी उनको कॉपी करेंगे? क्या केजरीवाल से हमें यही उम्मीद थी, दिल्ली वालों को यही उम्मीद थी कि वो योगी जी की तरह फैसले लेंगे दिल्ली में? तो अब जिस तरीके से ये फैसला लिया गया कि उम्र कम की गई, अब आप सरकार से क्या कहेंगे कि इस मामले में उसको क्या करना चाहिए, या एमआईएम इस मामले में क्या करेगी? नहीं, हमारा सरकार से ये मुतालबा है कि वो पूरे प्रदेश में शराबबंदी लागू करे। ये दिल्ली प्रदेश बहुत मालदार प्रदेश है। केजरीवाल साहब क्यों शराब के सहारे सरकार को चलाना चाहते हैं? उनका एक तरफ तो वादा ये है कि वो गरीब आम जनता को की खिदमत करेंगे, दूसरी तरफ वो बर्बाद कर रहे हैं। शराब को न सिर्फ आप ओपन कर रहे हैं बल्कि उसको नौजवानों को आप मुतवज्जे कर रहे हैं। तो एमआईएम का ये डिमांड है कि इस दिल्ली प्रदेश में मुकम्मल शराबबंदी होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, विवाद जारी है, बीजेपी की तरफ से आलोचना हो रही है। देखना यह होगा अब सरकार इस मामले में आगे क्या कदम उठाती है। कैमरामैन अक्की जैन के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। रियासत महाराष्ट्र में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। मुख्तलिफ अजला में पहाड़ों को काटकर रास्ते निकाले जा रहे हैं। ये तमाम तरक्याती काम समृद्धि महामार्ग और एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट के तहत जारी हैं। लेकिन जालना की एक ग्राम पंचायत ने नागपुर मुंबई समृद्धि महामार्ग के खिलाफ पंचायत में करारदाद पास की है और कंपनी पर गांव की मिट्टी चुराने का इल्जाम लगाया है। क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट। पिछले 5 साल से नागपुर मुंबई समृद्धि महामार्ग का तामीरी काम जारी है। ये 6 वे नागपुर और नांदेड़ को मुंबई से जोड़ेगा। इस प्रोजेक्ट के तहत हुकूमत ने 1000 हेक्टेरियर जमीन एक्वायर की है। यह सुपरफास्ट रास्ता जालना से होकर गुजरेगा, जिसमें जालना के 25 देहात भी शामिल हैं। हाल ही में जालना जिला में वाक़े नधूना अंबेडकर नगर की ग्राम पंचायत ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर एक करारदाद पास की। करारदाद में मोंटो कार्लो कंपनी पर गांव की मिट्टी और दरख्तों को तोड़ने का इल्जाम आयद किया है। पंचायत का इल्जाम है कि कंपनी वाले गैर कानूनी तरीके से उनके गांव की जमीनों को खोद रहे हैं और वहां से मिट्टी निकाल कर ले जा रहे हैं, जिससे गांव के मवेशियों के लिए चारे और पानी की किल्लत हो रही है। हमारा सबसे पहले मेन ठहराव है कि उन्होंने हमारे यहाँ का मुरुम और वो मट्टी, काली मट्टी वो निकाल के वो रोड में धसा दिए, और वो जो जानवरों के लिए खाने के लिए चारा था वो अभी तो पूरा उन्होंने ख़राब कर दिया वहाँ पे, क्योंकि बहुत 10-10 फीट तक गड्ढे कर दिए उन्होंने वहाँ पे। और जो गायरान ज़मीन है, समझो वो बोलते हैं वो शासन की है, ठीक है शासन की है, लेकिन उनको ग्राम पंचायत की ओनर से लेना ज़रूरी है, क्योंकि वो हमारे अंडर आती है। ये क्रैक आने की वजह सिर्फ और सिर्फ हमारे मतलब इसमें सिर्फ मिट्टी का वापर होने वाला है।
समृद्धि महामार्ग 10 अजला, 26 शहरों और 392 देहातों से गुजरेगा। नधुना ग्राम पंचायत के जिम्मेदारों का इल्जाम है कि रास्ता मुकम्मल होने से पहले ही रास्ते में दरारें पड़ रही हैं। इसलिए वजीर आला को मकतूब रवाना किया गया है। इससे पहले जालना और बदुनापुर के तहसीलदारों ने भी मोन्टो कार्लो कंपनी पर गांव के पहाड़ों को काटने और मिट्टी, खड़क, मुरुम गैर कानूनी तरीके से ले जाने की पादाश में नोटिस जारी कर चुकी है। जालना के तहसीलदार ने कंपनी से 242 करोड़ का हर्जाना तलब किया है। इसी तरह से बदुनापुर के तहसीलदार ने भी 163 करोड़ का हर्जाना मांगा है। ये रोड की वजह से हमारे यहाँ का जो गायरान ज़मीन है वो पूरा मोन्टो कार्लो कंपनी ने वो खोद के निकाल के लेके गए। तकरीबन 300-400 एकड़ का जो एरिया है गायरान ज़मीन है, जहाँ पे गांव के जानवर चरने जाते हैं, उनको घास वहाँ पे मिलता है, तो उन लोगों ने वो पूरा खोद के लेके गए। और जो तालाब है, छोटे छोटे जो पाजर तालाब बोलते हैं हमारे लैंग्वेज में, कि वो उसमें का जो काली मिट्टी रहती है वो भी वो निकाल के लेके गए। और वो फ्यूचर में अगर पानी ज़्यादा बढ़ जाता है वो फूटने का ज़्यादा डर हो चुका है। इस वक्त हम जालना के निधौना गांव में है। ये रास्ता निधौना गांव से होता हुआ जाता है। ये काम अभी तकमीली मरहले में है। इसका इनाग्रेशन 1 मई यानी महाराष्ट्र डे के मौके पर वज़ीर आला के हाथों होना है। लेकिन आप देख सकते हैं कि इस रास्ते के इनाग्रेशन से पहले ही रास्ते पर दरारें पड़ चुकी है। यहाँ की ग्राम पंचायत ने वज़ीर आला से मुतालबा किया है कि स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे के नाम से मंसूब इस रास्ते का काम सही हाथों में सौंपा जाए। अब वज़ीर आला इस पर कितनी तवज्जो देते हैं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अजहरुद्दीन, न्यूज़ 18 उर्दू, औरंगाबाद। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। कहते हैं 1 से भले 2 और 2 से भले 3। न्यूज़ 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे या 8 बजे अलार्म आपको हर सुबह सिर्फ नींद से उठाता है, पर जगाता है क्या? मुल्क की हर खबर पर रहेगी हमारी नजर, इसलिए हम लेकर आए हैं आज की ताजा खबर। खास बात इंडिया में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। लेह में नौरोज का जश्न जोशो खरोश से मनाया गया। तक्षी और तुर्तुक में रिवायती तरीके से लोगों ने मुख्तलिफ तकरीबात और सकाफती प्रोग्रामों में हिस्सा लिया। पेश है नूरुल इस्लाम की खास रिपोर्ट। लद्दाख यूटी के नोबरा सब डिवीजन में तुर्तुक और तक्षी समेत आसपास के गांव 1970 में भारत का हिस्सा बन गए थे। उससे कबल ये इलाके पाकिस्तान के कब्जे में थे। इन इलाकों में बलती, अहले हदीस और नूर बख्शिया मसलक के लोग रहते हैं। भारत में आने के बाद भी यहाँ के लोगों ने उन 50 सालों में अपनी सकाफत, तहजीब और तमद्दन को बरकरार रखा है। इन्हें अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को खोने का एहसास हमेशा रहता है। नौरोज और इसकी तारीख के बारे में मुख्तलिफ रिवायात मिलती हैं। आमतौर पर इसे पारसी नए साल के तौर पर मनाया जाता है। बलती आबादी वाले इलाके में भी नए साल और बहार की आमद पर यह त्यौहार मनाया जाता है। नौरोज का सबसे बड़ा जश्न तक्षी और तुर्तुक में देखने को मिला। नौरोज का जश्न 3 दिन तक रहता है। इस दौरान तरह तरह के रिवायती पकवान पकते हैं। नाच गाने, तीरंदाजी, गिल्ली डंडा और शाम को दावतों का सिलसिला रहता है और अपने रिश्तेदारों को मदऊ किया जाता है। मेहमानों की खूब खातिर तवाज़ो की जाती है। नारोज शुरू होने से पहले यहाँ तकरीबन आधी रात को दुआ से शुरू होता है। तो दुआ हमारे बल्तिस्तान में जो मौसीकार हैं, हमारे जो ढोल बजाने वाले मौसीकार वगैरह अपने शहनाई के ज़रिए ये जो इस दिन की, इस साल की शुरुआत करते हैं।
तो ये सिलसिला आज नहीं लेकिन कई सालों से बल्तिस्तान के इलाकों में मनाया जाता है। खुसूसन हमारे बल्ती ट्राइब के लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारा रस्म और रिवाज है, जो हमारा एक शिनाख्त है बल्ती का, उसको ज़िंदा रखने के लिए इस तरह की जो प्रोग्राम है वो मनाते रहें, ताकि हमारे जो रस्म और रिवाज आइंदा जो नस्ल है उनके लिए भी बाकी रहे। इस साल लद्दाख यूटी इंतजामिया ने जश्न नौरोज को एक टूरिस्ट फेस्टिवल के तौर पर मनाया। डीसी लेह मेहमान खुसूसी थे। डीसी लेह ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि इंतजामिया इस इलाके की तरक्की के अहद की पाबंद है और डीसी ने मकामी लोगों को तरक्की के अमल में अपना किरदार अदा करने पर जोर दिया। आने वाला साल आप सबको खुशहाली और बरकत लाए और हमारा टूरिज़्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो होता है फाइनेंशियली, पिछले साल कोविड के कारण कुछ डिफ़िकल्टी आई थी, तो इस बार हम आशा करते हैं कि हम कोविड SOP को फॉलो करते हुए जो हमारी जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ है उसको भी बरकरार रखेंगे। और सबको मेरा यही अपील रहेगी कि खुशहाली के साथ रह के और हमारे डिस्ट्रिक्ट को आगे बढ़ाने के लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कोशिश कर रहा है और आप सब भी कम्युनिटी उस डेवलपमेंट प्रोसेस में आगे आए, जिसके कारण हम इसको एक रफ्तार डेवलपमेंट के प्रोसेस को लाएं। लोगों को उम्मीद है कि लद्दाख यूटी इंतजामिया की कोशिशों से नौरोज त्यौहार की कदीम रिवायतें बरकरार रहेंगी और सयाहत को भी फरोग मिलेगा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए लेह से नूरुल इस्लाम की रिपोर्ट। इसी साल अमरावती बल्दिया उज़्मा की मियाद खत्म होने वाली है। ऐसे में अमरावती बल्दिया उज़्मा पर काबिज बीजेपी ने बल्दिया का आखिरी बजट पेश किया, जिसके खिलाफ वंचित बहुजन अघाड़ी लीडर डॉक्टर अलीम पटेल की क़यादत में वंचित बहुजन अघाड़ी ने डुमरू बजाओ आंदोलन किया, जिसमें एहतजाजियों ने डुमरू बजाकर बरसर इक़्तिदार बीजेपी के खिलाफ अपने गुस्से का इजहार किया। आज मनपा का बजट है, आखिरी बजट है बीजेपी शासित अमरावती मनपा का। इसके अंदर हमारी डिमांड ये है कि मनपा के अंदर जो मनपा की मूलभूत सुविधा है वो स्वास्थ्य है, शिक्षा है और सैनिटाइजेशन है। ये तीन मूलभूत सुविधा मनपा को देना ज़रूरी था। एक साल के अंदर कोविड के अंदर मनपा ने कुछ नहीं किया, 4 साल तो कुछ किया ही नहीं। वैसे ही पुणे की मनपा ने 11 हॉस्पिटल को हायर करके उनको फ्री वहाँ पे जो गरीब पेशेंट है उनको भेजा। 800 बेडेड हॉस्पिटल खड़े किए पुणे की मनपा ने, लेकिन अमरावती के मनपा ने एक आम सभा भी कोविड के टाइम पे इसलिए नहीं ली कि उनको आरोग्य सेवा को बढ़ाना है करके। प्राथमिक आरोग्य केंद्र पूरी तरह से ध्वस्त है, एक एम्बुलेंस नहीं है, 28,000 लोगों के ऊपर एक डॉक्टर है, वो भी आता है नहीं आता है, पूरी की पूरी व्यवस्था खत्म हुई हुई है। 4 साल में इन्होंने कुछ काम नहीं किया। ये आखिरी बजट है, इसके अंदर 10 करोड़ का आधुनिक जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अंदर जो इक्विपमेंट्स होना चाहिए उसकी डिमांड वंचित बहुजन अघाड़ी की ओर से हमने की है। अगर ये पूरी नहीं होती है, वैसा भी बीजेपी शासित मनपा को 1 साल में जाना ही है, कम से कम जाते जाते 10 करोड़ का प्रोविजन वो करके जाए ताकि आधुनिक सुविधा जो यहाँ की जनता है उनको मिल सके। कर्नाटक में अक़लियती तबके की खवातीन को माइक्रो लोन फराहम करने का सिलसिला शुरू हुआ है। रियासत के वज़ीर अक़लियती बहबूद श्रीमंत पटेल ने आज ऑनलाइन कुरानदाजी का इफ्तिताह किया। कर्नाटक अक़लियती तरक्याती कारपोरेशन के चेयरमैन मुख्तार हुसैन पठान ने कहा कि कोरोना और लॉकडाउन के हालात को देखते हुए इस खुसूसी स्कीम का ऐलान किया गया था। पंचायत और तालुका पंचायत और टाउन पंचायत, इसके हिसाब से हम टारगेट फिक्स कर रहे थे। वो टारगेट के हिसाब से हमें कंप्यूटर के अंदर ऐसा सॉफ्टवेयर अभी तो हम लोग एक बनाए है कि वो सॉफ्टवेयर के अंदर ऐसा है कि रैंडमली सिलेक्शन, जैसा अभी तो हज के लिए खुरा होता है उस तरह का इनके हिसाब में हम लोग अभी बाकी वालों को हम लोग सिलेक्शन करें। आज वो सिलेक्शन का प्रोसेस आज चल रहा है। जैसा कि हमारे को एप्लीकेशन उनका इंफॉर्मेशन आ जाता, हम विद इन 1 or 2 days आइदर आरटीजीएस और आरटीजीएस नेफ्ट ओनली थ्रू नेफ्ट के जरिए से हम उनको उनके अकाउंट को पैसा जमा कर देते हैं। मुल्क के आईटी शहर बेंगलुरु की शामों में रंग भरने वाले, यहाँ की शामों को खूबसूरत बनाने वाले गुलकार अब एक प्लेटफॉर्म पर जमा हुए हैं। यहाँ पहली मर्तबा सिंगर्स एकेडमी कायम की गई है ताकि नई नस्ल अपने फन को इस प्लेटफॉर्म के जरिए उभार सके।
बॉलीवुड के नए पुराने गीतों से अवाम को लुत्फानंदोज करने वाले, अवाम को महजूज और तफरीह फराहम करने वाले गुलकार अब एक बैनर के तले इकट्ठा हो रहे हैं। बेंगलुरु में सज्जन चौधरी, नियाजुद्दीन नियाज और दीगर गुलकारों ने मिलकर संघर्ष एकेडमी कायम की है। इस एकेडमी का मकसद मौजूदा गुलकारों के फन को निखारना, मजीद उभारना, नए गुलकारों को तरबियत और रहनुमाई फराहम करना है। मारूफ गुलकार नियाजुद्दीन नियाज कहते हैं कि बेंगलुरु में गुलकारों, मौसीकारों की तादाद बढ़ रही है। गीत मौसीकी न सिर्फ शौक बल्कि एक बड़ा पेशा बनकर उभर रहा है। बेंगलुरु में पहले तो बाहर से बुलाना कर पड़ता था सिंगर्स को, बॉम्बे से, कलकत्ता से, दिल्ली से बुलाना पड़ता था। आज बेंगलुरु में इतने अच्छे अच्छे सिंगर्स बन गए हैं कि हम लोग को बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अच्छे सिंगर बनेंगे तो आगे चल के प्लेबैक सिंगर भी बन सकते हैं। कि जो लोग हम लोग से जुड़े हैं, इट्स आई कैन से टू बी वेरी ऑनेस्टली 60% इज पैशन, बट यस बहुत सारा जूनियर सिंगर्स भी है जो लोग बडिंग सिंगर्स हम लोग बोलते हैं। वी आर गिविंग द स्टेज टू देम सो दैट दे कैन मेक अ करियर आउट ऑफ इट ऑल्सो। So from our side we are trying everything best to provide to them. Let's hope for the best. कोरोना वबा और लॉकडाउन की वजह से फनकारों, गुलकारों और मौसीकार भी मुआशी मसाइल से दो चार हैं। संघर्ष एकेडमी के जरिए ये मुतालबा किया जा रहा है कि हुकूमत मदद के लिए आगे आए। ये कोविड के लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स म्यूजिशियन एंड सिंगर के लिए हुआ है। उनके घर का हालत बहुत खराब थे और उनको देखने के लिए एक्चुअली गवर्नमेंट को कुछ मदद करना चाहिए था। ये सारे सिंगर्स लोगों को, म्यूजिशियंस लोगों को, इन लोगों को बहुत मुश्किल हो गया है। ये कोविड की वजह से कहीं प्रोग्राम नहीं है, कहीं ये लोग जा नहीं सकता है, क्राउड में नहीं जा सकता है। ये सभी के लिए इनको मदद मिलना बहुत ज़रूरी था। वह क्योंकि आजकल जो स्ट्रेसफुल लाइफ है, इतना कंपटीशन बढ़ गया है, इतनी नेगेटिविटी है। आई थिंक म्यूजिक विल एक्ट एज अ बैरियर टू सूद योर सेल्फ। इतना रिज्यूवनेट करता है सोल को अंदर से, यू फील हैप्पी। स्ट्रेस काफ़ी बढ़ गया है, मेंटल हेल्थ पे काफ़ी एम्फेसिस हो रहा है। तो आई थिंक म्यूजिक इटसेल्फ इज अ ह्यूज रेमेडी। बहरहाल बेंगलुरु की शामों को हसीन व जमील बनाने वाले ये गुलकार अब अपनी तंजीम कायम करते हुए अपने फ़न को मज़ीद परवान चढ़ाने का जज्बा रखते हैं। 100 के करीब गुलकार इस एकेडमी से वाबस्ता हो चुके हैं। उम्मीद है कि आने वाले वक्त में इस प्लेटफॉर्म से नई नस्ल को अपने फ़न को परवान चढ़ाने में मदद मिलेगी। बेंगलुरु से रऊफ अहमद हल्लोर की रिपोर्ट। वाइस चांसलर डॉक्टर अब्दुल हक उर्दू यूनिवर्सिटी करनूल डॉक्टर मुजफ्फर अली शाहमीरी को रियासत आंध्र प्रदेश की आला तालीमी काउंसिल की जानिब से स्पेशल चीफ सेक्रेटरी ने जारिया साल जनवरी में मकतूब रवाना किया। पेंशन और तनख्वाहों के मामले में हुई बदउनवानी पर अपना जवाब देने और 31 लाख से ज़ायद रुपए अपनी मियाद ख़त्म होने तक यूनिवर्सिटी के अकाउंट को लौटाने की बात कही। जिला ऑडिट ऑफिसर को ऑडिट रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया था। इस मौके पर वीसी ने हमारे नुमाइंदे को बताया कि वो इस मामले में पाको साफ है। करनूल की बदनसीबी ये है कि करनूल ये स्टेट बाइफर्केशन के बाद उर्दू यूनिवर्सिटी यहाँ पे क़ायम किए मगर जगह जो बताए थे वहाँ डेवलपमेंट नहीं करे, बिल्डिंग्स की तामीर नहीं हुई, बजट एलोकेशन नॉमिनल हो रहा है। ये किराए बिल्डिंग में यूनिवर्सिटी चल रही है। यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर हैं इन्हों कभी यूनिवर्सिटी की इम्प्रूवमेंट के वास्ते में कोई ख़ास तवज्जो नहीं देते। वो हैदराबाद से आते हैं, चंद दिन बैठते चले जाते हैं। आजकल मैं अखबार में देखा हूँ कि 50 लाख रुपयों का घोटाला हुआ है। पैसे नहीं यूनिवर्सिटी में है, सो पैसे भी घोटालों में चले गए तो यूनिवर्सिटी क्या डेवलप होती है, उर्दू क्या डेवलप होती है। तो गैर जिम्मेदार तरीके से वाइस चांसलर सब मनमाने करें ही, ये तानाशाही नहीं चलती, तो फौरी उनके ऊपर एक्शन लेने की ज़रूरत है। यूनिवर्सिटी से मुताल्लिक़ देखने में आती हैं जो यकीनन उर्दू वालों की गम व गुस्से का सबब भी बनती हैं। मैं चाहता हूँ कि हुकूमत यूनिवर्सिटी सिर्फ कायम कर देने की हद तक ना रहे, बल्कि यूनिवर्सिटी में जो हो रहा है उस पर भी नज़र रखे और यूनिवर्सिटी की ग्रांट, यूनिवर्सिटी के अपॉइंटमेंट्स, यूनिवर्सिटी की फैकल्टीज़ पर भी नज़र रखे कि वहाँ क्या काम हो रहा है। इसके लिए बाकायदा तौर पर यूनिवर्सिटी हुकूमत को दिलचस्पी लेनी ज़रूरी है। 118 दिनों से दिल्ली की सरहदों पर किसान ज़रई क़वानीन के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। आज शहीद दिवस पर किसान तहरीक को मज़ीद मजबूत करने का अज़्म किया गया। इस मौके पर हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद ने किसानों से बातचीत की और किसानों के एहतजाज का जायज़ा लिया।
गाजीपुर का जो बॉर्डर है वो आप देख सकते हैं कि अभी तक यहाँ पर किस अंदाज में यहाँ पर अभी जो आंदोलन है वो चल रहा है। दूर दूर तक आपको यहाँ पर टेंट लगे हुए दिखाई देंगे और उनके बीच में किसान का जो जोश है, जज्बा है, वो आपको दिखाई देगा। आज खास तौर से तमाम जो किसान आंदोलन से जुड़े हुए लोग हैं, तमाम जो नेता हैं, तमाम किसान हैं, वो सरदार भगत सिंह के शहीदी दिवस के मौके पर आज उनका शहीदी दिवस मना रहे हैं। उन्होंने 23 साल की उम्र में देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी थी। जो अत्याचार हो रहे थे उनके खिलाफ वो तैयार थे। उन्हीं की नीतियों का अनुसरण करके हम भी जो देश गुलामी की तरफ बढ़ रहा है उसको आज़ादी में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। मैं उसका फैन नहीं, उसका छोटा भाई बोल रहा हूँ। मैं उसकी एक शरीर की कोई धूल मट्टी भी ये चाह रहा हूँ कि मैं उसके लेवल का कुछ बनना चाहता हूँ। और खास बात इंडिया में फिलहाल इतना ही। आदाब।